लास्ट में हमने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ़ म्यूटेशंस भी जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती हैं। बहुत सी जो है इस तरह की एडल्ट ऑनसेट डिजीज़ करवाएंगी जो मिमिक करेंगे कि ये एक्वायर्ड डिजीज़ है, जबकि वो एक्वायर्ड नहीं होती क्योंकि इतना स्लो ऑनसेट होता है इसका, ग्रेजुअल। ठीक है, दैट्स इट। अब आता है इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द डिसऑर्डर्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें हम माइस्थेनिया ग्रेविस, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, मिस्केलेनियस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर्स, ये सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है डिसऑर्डर्स ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखिए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है हमने पढ़ा हुआ है बार बार कि एक कॉम्प्लेक्स सा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि इंटरफेस पे होता है ऑफ द मोटर नर्व एक्सॉन एंड द स्केलेटल मसल, और ये सर्व करता है टू कंट्रोल द मसल की कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे जो है ना डिस्टल एंड जो है हमारी पेरिफेरल मोटर नर्व ब्रांच का इनटू द स्मॉल प्रोसेसेस, यानी इसका जो पेरिफेरल मोटर नर्व का जो डिस्टल एंड है ना, ये ब्रांच कर जाएगा छोटे छोटे प्रोसेसेस के अंदर, जो टर्मिनेट करेगा इन द बल्बस साइनेप्टिक बॉटन्स, ठीक है, इन बॉटन्स के अंदर ये जो है टर्मिनेट कर रहा है। तो नर्व इम्पल्स जाके डीपोलराइज करती है इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को और स्टिमुलेट करेगी कैल्शियम का इन्फ्लक्स, ठीक है, स्टिमुलेट करेगी कैल्शियम का इन्फ्लक्स और रिलीज होगा यहाँ पे एसिटाइल कोलिन का इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो एसिटाइल कोलिन फिर क्या करेगा, डिफ्यूज कर जाएगा अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट टू बाइंड टू इट्स रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो उसके नतीजे में फिर क्या होगा कि डीपोलराइजेशन हो जाएगी इस मायोफाइबर की और कॉन्ट्रैक्शन होगी थ्रू द इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग। तो ऑफन जो डिसऑर्डर्स हैं इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के, ये प्रोड्यूस करते हैं फंक्शनल डेफिसिट्स in the absence of any significant alteration in the morphology beyond the ultrastructural changes, यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस के बियॉन्ड जो है कोई भी मॉर्फोलॉजी में चेंज हमें नहीं मिलता, जबकि फंक्शनल डेफिसिट आ जाते हैं जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिसऑर्डर्स होंगे, फंक्शनल डेफिसिट। तो अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इस सेक्शन में कुछ मोर कॉमन या पैथोजेनेटिकली इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर जो हमारे डिसरप्ट कर देते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल्स अक्रॉस द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, सिग्नल्स को जो ट्रांसमिशन जो है उनकी डिसरप्ट करते हैं। तो सबसे पहला है माइस्थेनिया ग्रेविस। अच्छा, माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ये असल में ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें फ्लक्चुएटिंग मसल वीकनेस होती है, जो क्यों कॉज हुई है, बाय ऑटो एंटीबॉडीज़ दैट टारगेट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हमारे इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को जाकर टारगेट करती है, तो उसकी वजह से हमें इसमें फ्लक्चुएटिंग मसल वीकनेस मिलती है। तो मोस्ट कॉमन जो एंटीजेनिक टारगेट है इसका, एंटीबॉडीज़ का, वो होता है पोस्ट साइनेप्टिक जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, उनको ये इन रिसेप्टर्स को टारगेट करती हैं। बाकी जो पैथोजेनिक एंटीबॉडीज़ रिकॉग्नाइज हुई हैं, मसल स्पेसिफिक काइनेजेस, ठीक है, और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर रिलेटेड प्रोटीन, ये भी जो है पैथोजेनिक एंटीबॉडीज़ इसमें आइडेंटिफाई हुई हैं। अब इस तरह की एंटीबॉडीज़ लॉस ऑफ रिसेप्टर करवा देंगी और हमारा जो स्ट्रक्चर है इस जंक्शन का उसको डैमेज कर देंगी। अब ये जो डिज़ीज़ है इसका इंसिडेंस तकरीबन 2 in 1 lakh पर्सन है। एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर मेडिएटेड केसेस जो हैं उनमें बाय मॉडल एज डिस्ट्रीब्यूशन होती है विद समवट डिस्टिंक्टिव क्लिनिकल फीचर्स भी होते हैं। अर्ली ऑनसेट याद रखिएगा बिफोर द एज ऑफ 50 जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल्स में, और वो फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड होता है विद द इनलार्जमेंट ऑफ द थाइमस, ठीक है, इनकी थाइमस भी जो है इनलार्ज कर जाता है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ बी सेल फॉलिकल्स एंड जर्मिनल सेंटर्स, यानी कि फॉलिकुलर थाइमिक हाइपरप्लेजिया की वजह से, ठीक है, याद रखिएगा। अगर 50 से पहले जो है ऑनसेट हो रहा है इसका माइस्थेनिया ग्रेविस का, तो वो एसोसिएटेड होगा फीमेल्स में थाइमस की इनलार्जमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेजेंस है बीफ सेल फॉलिकल्स की भी और जर्मिनल सेंटर्स भी उसमें मौजूद हैं, तो फॉलिकुलर थाइमिक हाइपरप्लेजिया हो जाएगा और उसकी वजह से जो है वो इनलार्ज कर जाएगा। लेट ऑनसेट वाले अब केसेस जो है ना वो हमें शो करेंगे मोर इक्वल जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, और वो ज़्यादातर एसोसिएटेड होते हैं थाइमोमा के साथ, ठीक है, थाइमोमा जो कि हमें पता है कि एक नियोप्लाज्म है, ठीक है, नियोप्लाज्म जो डिराइव हुआ है थाइमिक एपिथेलियम से। तो लेट वालों में हमें थाइमोमा मिलेगा, अर्ली में हमें थाइमिक हाइपरप्लेजिया मिलेगा। अब दोनों इस तरह की जो थाइमिक लेजन है ये बिलीव हुई है टू परटर्ब द टॉलरेंस टू सेल्फ एंटीजेंस, सेटिंग द स्टेज फॉर जनरेशन ऑफ ऑटो रिएक्टिव टी एंड बी सेल्स, ठीक है, अपने ही सेल्फ एंटीजन से जो टॉलरेंस होती है वो उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उसके नतीजे में ऑटो रिएक्टिव टी और बी सेल्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, इन दोनों लेशंस की वजह से, थाइमिक लेशंस, थाइमोमा और थाइमिक हाइपरप्लेजिया की वजह से। अब क्लिनिकली याद रखिएगा कि माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ये फ्रीक्वेंटली मैनिफेस्ट करेगी कि पेशेंट को टॉसिस होगा, ठीक है, टॉसिस, ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड, या डिप्लोपिया, यानी उसको डबल विजन होगा क्लिनिकली माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट को। क्यों? क्योंकि उसके एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स की भी तो वीकनेस हुई है, ठीक है।
अब इस पैटर्न ऑफ वीकनेस को डिस्टिंक्टली हम ये डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट ऑफ मोस्ट प्राइमरी मायोपैथिक डिजीजेस, जिनमें रिलेटिवली हमारे फेशियल और एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स की स्पेयरिंग हो जाती है, उनको अफेक्ट नहीं करता। यानी जो बाकी जो प्राइमरी मायोपैथिक डिजीज़ होती है ना, उनमें फेशियल एंड एक्स्ट्रा ओकुलर मसल स्पेयरिंग होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस तरह का पैटर्न है जिसमें एक्स्ट्रा ओकुलर मसल भी अफेक्ट हो रहे हैं, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड भी हो रही है। तो जो सिवियरिटी है ना इसमें वीकनेस की, वो ऑफन फ्लक्चुएट करती है रैपिडली, जल्दी जल्दी। कभी कभार ओवर पीरियड ऑफ फ्यू मिनट्स के अंदर भी ये सिवियरिटी जो है वो वेरी करेगी। तो कैरेक्टरिस्टिकली जो रेपिटेटिव फायरिंग है मसल की, वो बना देगी वीकनेस को ज़्यादा सिवियर। जबकि अगर कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स जो हम दें तो उससे इम्प्रूव हो जाएगी स्ट्रेंथ मार्कली, ठीक है, बहुत ज़्यादा। फिर उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मार्कली इम्प्रूव होगी अगर हम कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर दे देते हैं। तो एसिटाइल कोलिन डिप्लीट ही नहीं हो पाएगा, ज़्यादा टाइम तक वहाँ रहेगा, तो जो एंटीबॉडीज़ उसको ब्लॉक करेंगे रिसेप्टर्स को, तो फिर वो ज़्यादा एसिटाइल कोलिन उसको डिस्प्लेस कर देगा, और फिर जो है पेशेंट की जो स्ट्रेंथ है मसल्स की वो फिर इम्प्रूव होगी, ठीक है। जबकि इसके बरक्स वीकनेस जो है वो ज़्यादा सीवियर तब होगी अगर बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव फायरिंग हो रही है मसल्स की, ठीक हो गया। तो अब इफेक्टिव जो इसमें ट्रीटमेंट होता है, अच्छा वैसे ये जो मैंने आपको फीचर बताया ना, ये डायग्नोस्टिकली फिर बहुत ही यूज़फुल होते हैं, ठीक है। ये जो वीकनेस किस टाइम पे हो रही है, कब हो रही है, और कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर से स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो ये डायग्नोस्टिकली ये फीचर ज़्यादा यूज़फुल है। अब इफेक्टिव ट्रीटमेंट इसमें आता है कि हम कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स देंगे, इम्यूनो सप्रेशन कर सकते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे, और पेशेंट्स जिनको थाइमिक लेशन है तो उसका थाइमस निकाल देंगे, थाइमेक्टोमी करेंगे। अब इस तरह के इंटरवेंशंस इम्प्रूव कर दिया है उन्होंने 5 साल का सर्वाइवल रेट टू ग्रेटर देन 95%, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट डिसऑर्डर है लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। तो लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम याद रखिएगा कॉज होता है एंटीबॉडीज़ की वजह से, जो जाके इनहिबिट करती हैं फंक्शन हमारे प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स का फंक्शन, तो देयर बाय रिड्यूस कर देंगे रिलीज ऑफ द एसिटाइल कोलिन इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यानी जो हमने पूरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में देखिए ना, कैल्शियम चैनल इन्फ्लक्स होता है, फिर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, तो अब ये कैल्शियम चैनल्स पे ही जाके ऑटो एंटीबॉडीज़ ही उनको इनहिबिट कर रही हैं उसके फंक्शन को। तो कैल्शियम जो है वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में उसका फंक्शन इनहिबिट होगा, तो उससे एसिटाइल कोलिन ही रिलीज़ नहीं हो पाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम हो जाएगा। अब इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं ना लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम के, ये एक्सपीरियंस करते हैं इम्प्रूवमेंट इन द वीकनेस विथ रेपिटेटिव स्टिमुलेशन। अब इसमें देखिए उसके बरक्स हो रहा है, जिस तरह माइस्थीनिया में हो रहा था, वहाँ पे अगर हम रेपिटेटिव स्टिमुलेशन कर रहे थे तो वीकनेस ज़्यादा हो रही थी, लेकिन यहाँ पे रिपीटेटिव स्टिमुलेशन की वजह से इम्प्रूवमेंट आ रही है, इन कॉन्ट्रास्ट टू दोज सफरिंग फ्रॉम माइस्थीनिया ग्रेविस। तो रेपिटेटिव स्टिमुलेशन जो है ये सर्व करती है टू बिल्ड अप सफिशेंट इंट्रा सेलुलर कैल्शियम। बार बार स्टिमुलेशन करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फिर इंट्रा सेलुलर कैल्शियम जो है बन जाएगा, तो उससे फिर वो इतना सफिशेंट होगा कि फैसिलिटेट करे एसिटाइल कोलिन का रिलीज़, ठीक है। फिर एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज़ होगा। तो ये जो लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम है ये ऑफन अराइज करता है पैरानियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स में, पार्टिकुलरली उन पेशेंट में, याद रखिएगा, जिनको स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उनमें ज़्यादातर ये पैरानियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स में, स्पेशली स्मॉल सेल कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा में ये अराइज करता है। कोलिन एस्ट्रेज के इनहिबिटर इसमें इफेक्टिव नहीं रहेंगे, और थेरेपी इसीलिए डायरेक्टेड है कि हमने रिड्यूस करना है टाइटर ऑफ कॉजेटिव एंटीबॉडीज़, जो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करिए उनको हमने रिड्यूस करना है एंटीबॉडीज़ को। कैसे? या तो हम प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे या इम्यूनो सप्रेशन करेंगे। तो प्रोग्नोसिस इसकी वर्स होती है बनस्बत दैट ऑफ द माइस्थीनिया ग्रेविस, क्योंकि फ्रीक्वेंट को एग्जिस्टेंस है इसमें अंडरलाइंग मेलिग्नेंसी की, कोई ना कोई लाइक स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा भी हो सकता है, इसलिए इसकी इतनी अच्छी प्रोग्नोसिस नहीं है। देन आता है हमारे पास मिसक्लेनियस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिसऑर्डर्स। तो सेवरल बाकी भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिसऑर्डर्स मेरिट करते हैं ब्रीफ मेंशन, जिसमें कंजेनाइटल माइस्थेनिक सिंड्रोम्स आ जाता है, और इन्फेक्शंस विद द एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। देखिए कंजेनाइटल जो माइस्थेनिक सिंड्रोम है ना, ये कंप्राइज करते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिजीज़, जो रिजल्ट करता है जब म्यूटेशन आ जाए जो डिसरप्ट कर देगी फंक्शन ऑफ वेरियस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रोटीन्स को, ऐसी म्यूटेशन जो इन प्रोटीन्स को जो है वो डिसरप्ट करे। अब डिपेंड करता है उस अफेक्टेड प्रोटीन पे, तो जो डिफेक्ट है वो हो सकता है एट द लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन रिलीज, यानी प्री साइनेप्टिकली भी डिफेक्ट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द एसिटाइल कोलिन अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी साइनेप्टिक डिफेक्ट हो सकता है, या रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द स्केलेटल मसल, यानी पोस्ट साइनेप्टिक डिफेक्ट होता है। तो ये मतलब अफेक्टेड प्रोटीन पे डिपेंड करता है।
उस हिसाब से ये कंजेनाइटल माइस्थेनिक सिंड्रोम होगा। तो हेंस ये प्रेजेंट कर सकते हैं सिम्टम्स जो मिमिक करेंगे लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम को या फिर माइस्थेनिया ग्रेविस को मिमिक कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे डिफेक्ट हुआ है उस हिसाब से फिर तो अब कुछ जो फॉर्म्स है वो ट्रीटमेंट को अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगी विथ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज अगर इनहिबिटर्स हम दें। दूसरा हमने कहा कि इन्फेक्शन विथ एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, तो ये भी एसोसिएटेड हो सकता है डिफेक्ट इन द न्यूरल ट्रांसमिशन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ट्रांसमिशन और मसल कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट के साथ एसोसिएट हो सकता है। तो हम पढ़ते आए कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटिनाई और क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है दोनों क्या करते हैं कि बहुत ही एक्सट्रीमली पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं जो जाके हमारी न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देते हैं, उसको उनके साथ मतलब इंटरफेयर करते हैं। तो टेटनस जो टॉक्सिन है ना, इसको हम टेटनोस्पाज्मिन भी कहते हैं, हम 3rd ईयर में माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ के आए हैं। तो ये क्या करता है, जाके हमारे इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के एक्शन को ब्लॉक कर देगा, तो इनहिबिशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एसिटाइल कोलिन ज़्यादा रिलीज़ होगा और सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन रहेगी, स्पाज्म हो जाएगा, इसको हम कहते हैं टेटनस। ठीक है, दूसरा जो बोटुलिनम टॉक्सिन है बाय कंट्रास्ट ये अब क्या करता है, एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को इनहिबिट कर देगा, उसमें ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, इसमें इनहिबिट हो रहा है उसका रिलीज़, तो फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी बोटुलिनम टॉक्सिन के साथ। प्योरीफाइड टॉक्सिन बोटॉक्स जो है ये रिमार्केबली स्टेबल होता है आफ्टर इंजेक्शन, an attribute that has led to its widespread use as an antidote for the wrinkles and a variety of other conditions associated with unwanted muscular activity, जैसे ब्लेफारोस्पाज्म आईलिड की मसलसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो उसके लिए हमें पैरालिसिस की ज़रूरत है, तो उसमें हम देते हैं ये बोटॉक्स या बोटुलिनम टॉक्सिन। और स्ट्रेबिस्मस वगैरह में या जहाँ पे अनवांटेड यानी मस्कुलर एक्टिविटीज़ हो रही है या रिंकल्स को फाइन लाइंस को कंट्रोल करने के लिए एंटीडोट की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, दैट्स इट, यहाँ पे कंप्लीट हुआ टॉपिक। समरी देखें, हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिसऑर्डर्स डिस्कस किए कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिसऑर्डर्स मैनिफेस्ट करते हैं वीकनेस के साथ जो अफेक्ट करती है फेशियल और हमारे एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स को। तो ये रैपिड फ्लक्चुएशन इन सीवियरिटी शो कर सकती है, कभी बहुत ज़्यादा सीवियर कभी कम सीवियर, इस तरह फ्लक्चुएशन होगी। दोनों माइस्थेनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम हमने कहा बहुत ही कॉमन फॉर्म्स हैं, इम्यून मेडिएटेड होती हैं और कॉज होती हैं जब एंटीबॉडीज़ टिपिकली टारगेट करें हमारे पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को और प्री साइनेप्टिक हमारे कैल्शियम चैनल्स को रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस हमने कहा कि थाइमिक हाइपरप्लेजिया के साथ एसोसिएटेड होगा या थाइमोमा होगा उस पेशेंट को। लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम हमने कहा पैरानियोप्लास्टिक डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड होगा मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, और इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन स्मॉल सेल लंग कैंसर के साथ है, तो प्रोग्नोसिस इसीलिए इसकी पुअर होती है। देन जेनेटिक डिफेक्ट्स हमने कहा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के प्रोटीन्स में आ सकते हैं और बैक्टीरियल टॉक्सिन्स भी जो है सिम्टोमेटिक डिस्टर्बेंस करवाती हैं हमारे न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के अंदर। ठीक है, दैट्स इट, इस चैप्टर का ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। देन है इस चैप्टर का अगला टॉपिक विच इज़ द डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल मसल। तो इसमें हम पैटर्न ऑफ स्केलेटल मसल इंजरी डिस्कस करेंगे एंड एट्रोफी। इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स कौन से हैं स्केलेटल मसल के और एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स स्केलेटल मसल के। तो सबसे पहले है डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटल मसल। तो देखिए पैटर्न ऑफ स्केलेटल मसल इंजरी एंड एट्रोफी, प्रिंसिपल जो हमारा कंपोनेंट है ना मोटर सिस्टम का वो होता है मोटर यूनिट, हम पढ़ते आए हैं, जो कि किस चीज़ का बना हुआ है, 1 लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, एक इसमें जो है लोअर मोटर न्यूरॉन होता है, टुगेदर विथ एसोसिएटेड एक्सोन होंगे, उसका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा और स्केलेटल मसल फाइबर जिसको ये इनर्वेट कर रहा है। ठीक है, तो स्केलेटल मसल जो है हमारा कंसिस्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रॉडली क्लासिफाइड एज स्लो ट्विच टाइप 1 और फास्ट ट्विच टाइप 2 फाइबर्स होते हैं। ठीक है, हमारे स्केलेटल मसल में इस तरह के डिफरेंट फाइबर्स होते हैं। तो अगर हम टेबल देखें इसमें तो मसल फाइबर के टाइप्स बताई गई हैं इसमें। देखिए एक्शन देखें, टाइप 1 का बहुत सस्टेन फोर्स वाला होता है, लेकिन टाइप 2 का फास्ट जल्दी जल्दी मूवमेंट वाला एक्शन होता है। एक्टिविटी टाइप 1 एरोबिक एक्सरसाइज में हमारे काम आते हैं, टाइप 2 फाइबर्स एंड एरोबिक एक्सरसाइज में। पावर टाइप 1 वाले लो पावर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन टाइप 2 बहुत ज़्यादा हाई पावर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एनएरोबिक में सारी से बातें ना यूज़ हो रहे हैं। रेजिस्टेंस टू फटीग, इनमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है टाइप 1 में कि ये फटीग नहीं होंगे, लेकिन टाइप 2 में बहुत कम रेजिस्टेंस होती है टू फटीग। लिपिड कंटेंट, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है टू फटीग, तो इसमें लिपिड कंटेंट इस तरह से याद रखिए कि हाई होगा, टाइप 2 में लो होगा। ग्लाइकोजन कंटेंट जबकि टाइप 1 में लो है, टाइप 2 में हाई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट याद करने वाली सारी चीज़ें हैं, इसको अच्छी तरह से रट्टा लगाना है टेबल को।
एनर्जी मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, वो टाइप 1 में लो ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी होती है, हाई ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी होती है। लेकिन टाइप 2 फाइबर्स में ऑपोजिट है, हाई ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी, लो ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी। टाइप 1 वाले में माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, टाइप 2 में कम है। मायोसिन हैवी चेन जीन एक्सप्रेस्ड कौन सा होता है, MYH7, लेकिन टाइप 2 में MYH2, MYH4, MYH1। कलर याद रखिएगा, टाइप 1 का रेड होता है हाई मायोग्लोबिन कंटेंट की वजह से, टाइप 2 फाइबर्स पेल रेड या टैन नज़र आते हैं क्योंकि इसमें लो मायोग्लोबिन कंटेंट होता है। ठीक है, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस का टेबल है। कह रहा है कि जो फाइबर की टाइप है ना, ये डिपेंड करती है इनर्वेशन पे। सारे जो मायोफाइबर्स होते हैं हमारे मोटर यूनिट में, इसीलिए वो शेयर करते हैं सेम फाइबर टाइप। नॉर्मली जो फाइबर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं चेकबोर्ड पैटर्न के अंदर। तो इस फिगर में हमने देखा था ना चेकबोर्ड पैटर्न, इस ए फिगर में, तो इस तरह से चेकबोर्ड पैटर्न में जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे सारे फाइबर्स। अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स और प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस बहुत ही क्रूशल होते हैं फॉर द यूनिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल के लिए। ठीक है, प्रोटीन्स में और प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, तो इसमें आ जाती है वो प्रोटीन्स जो सार्कोमेयर्स बना रही हैं और डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना रही हैं। अब स्टेप इसमें देखिए फिगर में 22.3 में यहाँ पे दिखाया गया पूरा डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना ग्लाइकोप्रोटीन का, ये सर्व करता है टू कपल द सेल मेम्ब्रेन, यानी सार्कोलेमा को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स के साथ ये कपल कर रहा है, जैसे कि लेमिनिन 2 के साथ और इंट्रासेलुलर साइटोस्केलेटन, इसको जो है ये कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको ये कपल कर रहा है। अब की जो सेट ऑफ कनेक्शन है वो बना है डिस्ट्रोफिन के थ्रू। ठीक है, डिस्ट्रोफिन जो कि हमारी इसमें स्कैफोल्डिंग प्रोटीन है, जो टेदर कर रही है मायोफाइबर्स को, मायोफिब्रिलर साइटोस्केलेटन को ट्रांस मेम्ब्रेन डिस्ट्रोग्लाइकेंस और सार्कोग्लाइकेंस के साथ। ठीक है, इनको साथ में कर रही है, टेदर कर रही है, यही डिस्ट्रोफिन। और आल्सो ये बाइंड कर रही है सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्सेस को, जिसमें डिस्ट्रोब्रेविन, सिंट्रोफिन, न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस और कैवियोलिन आ जाते हैं। ठीक है, इनको भी साथ में जो है टेदर कर रही है, यही डिस्ट्रोफिन। ठीक है, तो म्यूटेशन इस डिस्ट्रोफिन में एसोसिएटेड होती है एक्स लिंक्ड ड्यूचेन्स एंड बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ में। ठीक है, उस डिसऑर्डर में इसमें म्यूटेशन आ जाती है। और म्यूटेशन इस कैवियोलिन में और सार्कोग्लाइकन जो प्रोटीन है, इसके अंदर जो म्यूटेशन है ऑटोजोमल लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ में होती हैं। और इसके अलावा म्यूटेशन हमारे इस अल्फ़ा 2 लेमिनिन, जिसको हम मीरोसिन भी कह रहे हैं, इसमें जो म्यूटेशन है ये बनाती है फॉर्म ऑफ कंजेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ये सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा कि हमारे जो प्रोटीन्स और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बहुत ज़रूरी होती हैं स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए। तो उसमें प्रोटीन्स आती हैं जो सार्कोमेयर और डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना रही हैं, एज वेल एज कुछ एंजाइम्स आ जाते हैं जो कि अलाउ करते हैं मसल को टू मीट इट अनयूजुअल मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट, इस तरह के एंजाइम्स। तो प्राइमरी जो मसल डिजीज़ या मायोपैथीज़ हैं उनको हमें डिस्टिंग्विश करना होगा सेकेंडरी वाली न्यूरोपैथिक चेंजेस के साथ, जो कॉज होते हैं डिसऑर्डर्स से, जो हमारी मसल की इनर्वेशन को डिसरप्ट कर देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी न्यूरोपैथिक चेंजेस मसल की इनर्वेशन को डिस्टर्ब करते हैं, उससे हमें प्राइमरी मसल डिजीज़ को डिस्टिंग्विश करना होगा। तो दोनों जो है वो एसोसिएटेड होते हैं एल्टर्ड मसल फंक्शन के साथ, और मॉर्फोलॉजी भी एल्टर होती है, लेकिन हर एक में डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। अगर ये हम फिगर देखें 22.4, तो इसमें पूरा जो है पैटर्न ऑफ स्केलेटल मसल इंजरी दिखाया गया है। ठीक है, इसमें जो ए फिगर है इसमें नॉर्मल स्केलेटल मसल है, जिसमें रिलेटिवली यूनिफॉर्म किस्म के पोलीगोनल मायोफाइबर्स हैं विथ पेरिफेरली प्लेस्ड न्यूक्लियाई, जो कि टाइटली पैक हुआ है टुगेदर इनटू द फेसिकल्स और सेपरेट हुआ है बाय स्कैंट कनेक्टिव टिश्यू की मदद से। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल स्केलेटल मसल है। अच्छा, तो याद रखिएगा कि जो मायोपैथिक कंडीशंस होती हैं वो ऑफन एसोसिएटेड होती हैं विथ जो मायोपैथिक कंडीशंस हैं वो ऑफन एसोसिएटेड होती हैं विद सेगमेंटल नेक्रोसिस। ठीक है, उनमें सेगमेंटल हमें नेक्रोसिस मिलती है और रीजनरेशन हो जाती है इंडिविजुअल मसल फाइबर की। तो इस बी फिगर में देखें, ये यहाँ पे पूरा दिखाया गया है इसमें कि किस तरह से मायोपैथिक जो कंडीशंस हैं ये ऑफन एसोसिएटेड है विद सेगमेंटल नेक्रोसिस एंड रीजनरेशन ऑफ इंडिविजुअल मायोफाइबर। तो आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि यहाँ पे दिखाया गया है बी
1 से लेके इस B3 तक जो है नेक्रोटिक सेल्स हैं और इनफिल्ट्रेट हुआ है बाय वेरिएबल नंबर ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स, ठीक है। जबकि रीजनरेटिव मायोफाइबर, ये एरो शो कर रहा है B4 में, तो ये कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें साइटोप्लाज्मिक बेजोफिलिया होगा और इनलार्ज न्यूक्लियोलाई हो गया है, जो कि वैसे इस पावर पे विजिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक बेजोफिलिया हमें रीजनरेटिव मायोफाइबर्स में मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ये एक चीज़ रह गई इस ए फिगर में, जो पेरीमाइजियल इंट्राफेसिकुलर सेप्टम है, इसमें हमें एक ब्लड वेसल मिल रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे टॉप सेंटर में ये ब्लड वेसल दिखाई गई है। वैसे तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि मायोपैथिक कंडीशन जो है एसोसिएट होती है सेगमेंटल नेक्रोसिस के साथ और रीजनरेशन हो जाती है इंडिविजुअल मसल फाइबर की। अब कुछ मायोपैथीज ना आल्सो एसोसिएटेड होती हैं विद अदर मॉर्फोलॉजिक फीचर, जैसे उनमें हमें इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट्स भी मिलते हैं, इंट्रासेलुलर इंक्लूजन्स भी मिलती हैं, ठीक है, मायोपैथीज में। तो डिस्रप्शन जब हमारे मसल की जो है डिस्रप्शन बाय द एंडोमाइजियल फाइब्रोसिस और उसके अंदर फैटी रिप्लेसमेंट, ये रिफ्लेक्टिव होती है डिजीज़ क्रोनिसिटी की, यानी कि डिजीज़ क्रॉनिक है, और दोनों होता है मायोपैथिक में भी एज वेल एज न्यूरोपैथिक कंडीशन में भी ऐसा होता है, ठीक है। एंडोमाइजियल फाइब्रोसिस हो जाती है और फैटी रिप्लेसमेंट हमें मिलती है। तो अब दोनों जो न्यूरोपैथिक और मायोपैथिक प्रोसेसेस होते हैं ना, वो मसल फाइबर की एट्रोफी करवा देंगे, आपने याद रखना है, ठीक है, दोनों में एट्रोफी होती है। तो हाउएवर कुछ सर्टेन डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड होते हैं पार्टिकुलर पैटर्न ऑफ एट्रोफीज के साथ एज फॉलोज। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये पूरा जो है सी फिगर है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले होता है न्यूरोपैथिक चेंजेस। देखिए लॉस ऑफ इनर्वेशन जो है ना, अगर इनर्वेशन लॉस हो गई तो हमारी एट्रोफी हो जाएगी मायोफाइबर्स की। दो जो मेन मॉर्फोलॉजिक हॉलमार्क्स होते हैं न्यूरोजेनिक चेंजेस के, वो होता है ग्रुप्ड एट्रोफी और फाइबर टाइप ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुप्ड एट्रोफी एंड फाइबर टाइप ग्रुपिंग। तो इस फिगर में देखिए यहाँ पे न्यूरोजेनिक चेंजेस दिखाए गए हैं। और तो ये जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे देखिए इस 1 वाले में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फॉर चारों जो है नॉर्मल मोटर यूनिट्स की, जो शो कर रहा है हमें चेक बोर्ड टाइप एडमिक्सचर ऑफ लाइट एंड डार्क स्टेन फाइबर्स ऑफ ऑपोजिट टाइप, ठीक है, ये चेक बोर्ड अपीयरेंस है। इस C2 फिगर में देखिए डैमेज हो गया है इनर्वेटिंग एक्सॉन्स को, जिसके नतीजे में लॉस ऑफ ट्रॉफिक इनपुट हो गया है और एट्रोफी हो गई है आगे वाले मायोफाइबर्स की। जबकि इस C फिगर में री इनर्वेशन हो रही है मोटर यूनिट साइज़ की, ठीक है, दोबारा री इनर्वेशन हो गई है और विथ मोर मायोफाइबर्स इनर्वेट हो गए ज़्यादा से ज़्यादा बाय द इंडिविजुअल एक्सोन, ठीक है, ज़्यादा हो गए। C4 फिगर में यहाँ पे नॉर्मल मसल दिखाया गया है, जिसमें चेक बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ टाइप 1 जो लाइट नज़र आ रहे हैं और टाइप 2 जो हमें डार्क फाइबर्स नज़र आ रहे हैं इस ATPase रिएक्शन में pH 9.4, और ये कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है टू फाइंडिंग्स इन ए फिगर, ठीक है। इस तरह से ये नॉर्मल दिखाया गया है लाइट एंड डार्क जो फाइबर्स हैं। C5 में यहाँ पे क्लस्टर से फ्लैटेंड एंगुलेटेड एट्रोफिक फाइबर्स हमें नज़र आ रहे हैं, ग्रुप्ड एट्रोफी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और ये टिपिकल फाइंडिंग है जो एसोसिएटेड होती है डिसरप्टेड इनर्वेशन के साथ, याद रखिएगा, ग्रुप्ड एट्रोफी डिसरप्शन इनर्वेशन में हमें मिलती है। और ये लास्ट C6 फिगर में विथ ऑनगोइंग डीजेनरेशन और री इनर्वेशन होती रही है, तो लार्ज क्लस्टर्स ऑफ फाइबर्स हमें अपीयर हो रहे हैं जो कि शेयर कर रहे हैं सेम फाइबर टाइप, इसको हम कह रहे हैं फाइबर टाइप ग्रुपिंग। हमने कहा ना ग्रुप एट्रोफी होती है, दूसरी फाइबर टाइप ग्रुपिंग, ठीक है, तो यहाँ पे फाइबर टाइप ग्रुपिंग। अब डिटेल देख लेते हैं इसकी। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो है न्यूरोपैथिक चेंज जो है उसमें 2 तरह के मॉर्फोलॉजिक हॉलमार्क होते हैं न्यूरोजेनिक चेंज में, एक ग्रुप एट्रोफी फाइबर टाइप ग्रुपिंग। तो ये असल में रिजल्ट होते हैं मल्टीपल राउंड ऑफ डीनर्वेशन और री इनर्वेशन हो रही है ना, उसकी वजह से ये ग्रुप एट्रोफी और फाइबर टाइप एट्रोफी हो जाती है, सॉरी ग्रुप एट्रोफी और फाइबर टाइप ग्रुपिंग होती है। तो लॉस ऑफ एक्सोन हो जाए या फिर हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि मायोफाइबर्स जो हैं उनकी एट्रोफी हो जाएगी, जो कि पार्ट थे इस मोटर यूनिट के, उनकी एट्रोफी हो जाएगी क्योंकि एक्सोन या लोअर मोटर न्यूरॉन लॉस हो गया है। एट्रोफिक मायोफाइबर्स दोबारा री इनर्वेट हो सकते हैं बाय द एक्सोनल ब्रांचेस फ्रॉम द एडजेसेंट मोटर न्यूरॉन, वो उसको फिर करेगा इनर्वेट, तो उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा इन मोटर यूनिट्स का साइज़, ठीक है, बढ़ जाएगा और रिटर्न कर जाएगा ट्रॉफिक इनपुट टू द एट्रोफिक मायोफाइबर, उनको दोबारा से अब ट्रॉफिक इनपुट मिल रहा है,
ठीक है। तो अब मल्टीपल राउंड्स जो है ना इसी डीनर्वेशन के और री इनर्वेशन के वो रिजल्ट करेंगे डिविंडलिंग नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स ऑफ इंक्रीजिंगली लार्जर साइज, बड़े बड़े साइज़ के अब ये मोटर यूनिट्स बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा भी हो जाएंगे। अब इस सेटिंग में लॉस ऑफ इनर्वेशन फिर जो है प्रोड्यूस करेगी लार्ज क्लस्टर्स ऑफ एट्रोफिक मायोफाइबर्स, ठीक है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो अब बहुत बड़े से लार्ज क्लस्टर ऑफ एट्रोफिक मायोफाइबर्स जो हैं बन जाएंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो उसको अब हमने कह दिया है ग्रुप्ड एट्रोफी, ठीक है, जो इसमें दिखाया गया है। अब क्योंकि इसमें जो है मायोफाइबर की जो टाइप है वो डिपेंड करती है इनर्वेटिंग मोटर यूनिट पे, ठीक है, कौन सा इनर्वेटिंग मोटर यूनिट, उस पर मायोफाइबर की टाइप भी डिपेंड करती है। तो इसके अलावा री इनर्वेटेड जो फाइबर्स हैं ना वो चेंज हो जाएंगे फ्रॉम टाइप 1 टाइप से लेकर टाइप 2 के अंदर, और टाइप वाइस वर्सा टाइप 2 वाले 1 में चेंज होगा। तो अब जो प्रेजेंस है इंक्रीजिंगली लार्जर मोटर यूनिट्स की, क्योंकि अब इसमें लार्ज हो गए मोटर यूनिट, तो इनके प्रेजेंस की वजह से ये जो हमारा चेक बोर्ड जो था नॉर्मल चेक बोर्ड टाइप डिस्ट्रीब्यूशन फाइबर्स की, वो बिल्कुल अल्टर हो जाएगी और प्रोड्यूस होंगे लार्ज क्लस्टर ऑफ सेम टाइप फाइबर टाइप ग्रुपिंग इसको कहेंगे, सेम तरह के जो है वो प्रोड्यूस होंगे। देखिए ना अब लार्जर हो गए, इसमें बार बार री इनर्वेशन रीजनरेशन हुई, उसकी वजह से अब लार्जर मोटर यूनिट हो गए, तो उसकी वजह से जो है लार्ज क्लस्टर ऑफ सेम टाइप प्रोड्यूस हो जाएगी फाइबर्स की, जिसको हम कह रहे हैं फाइबर टाइप ग्रुपिंग, ठीक है, इस फिगर में दिखाया गया है। आखिर में एक बात याद रखिएगा कि प्रोलॉन्ग जो डिसयूज़ है मसल का, जो नहीं यूज़ किया जा रहा है उसको प्रोलॉन्ग टाइम तक किसी भी कॉज की वजह से, जैसे प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट हो गया, इन द स्टिक कास्टिंग ऑफ अ ब्रोकन बोन, यानी ब्रोकन बोन में जो स्टिक होती है उसकी कास्ट की वजह से, तो ये फोकल या जनरलाइज्ड मसल एट्रोफी करवा सकता है, जो कि टेंड करती है टू अफेक्ट द टाइप 2 फाइबर्स मोर देन द टाइप 1, ठीक है। वो एट्रोफी टाइप 2 को आपने याद रखना है, ज़्यादा अफेक्ट करती है बनस्बत टाइप 1 के, ठीक है। और लास्ट में है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के साथ एक्सपोजर, वेदर वो एक्सोजीनियसली दिया जाए या एंडोजीनियसली, जैसे कुशिंग सिंड्रोम में, तो ये भी जो है मसल की एट्रोफी करवाता है। प्रॉक्सिमल वाले जो मसल्स हैं और टाइप 2 वाले मायोफाइबर, अब वो इसमें प्रेफरेंशियली ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सपोजर की वजह से। टाइप 2 इसमें अब ज़्यादा हो रहे हैं और प्रॉक्सिमल मसल, जबकि इसमें हमने कहा टाइप 1 हो रहे हैं प्रोलॉन्ग डिसयूज़ की वजह से। सॉरी इसमें भी टाइप 2 ही ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं दोनों में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स स्केलेटल मसल का, ठीक है। तो इनहेरिटेड कौन से डिसऑर्डर्स हैं स्केलेटल मसल के? इनहेरिटेड म्यूटेशंस जो है ये